हाँ जी मित्रों, नमस्कार। बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जेनेटिक्स की क्लास अपनी रेगुलर चल रही है। उन क्लासों में अपनी क्लास नंबर आज है 31। देखो, बीती हुई कुछ क्लासों में अपन ने पढ़ा, मेंडल के नियम पढ़ लिए, प्रयोग पढ़ लिए, फिर इसके विचलन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। अब मेंडल तक की जो आनुवंशिकी है ना, यहाँ तक पूरी होती है और आती है मॉडर्न आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स। आधुनिक की बात करें अपन, आधुनिक तो आधुनिक में कुछ चीजें तो मैंने साइटोलॉजी में करवा दी। जब न्यूक्लियस पढ़ा ना अपन ने, तब उसमें करवा दी। देखो, आधुनिक आनुवंशिकी के अंदर क्या है, सबसे पहले गुणसूत्र है, ठीक है। फिर गुणसूत्रों की आकारी की, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना, फिर गुणसूत्रों के प्रकार और इनका अध्ययन है। यहाँ बता रहा हूँ मैं सिस्टमेटिक। ये थोड़ा सा क्या टॉपिक चेंज होता है, और टॉपिक चेंज होता है तो बच्चे कहते हैं साहब ये तो था ही नहीं, ये कहाँ से करवा दिया, ये करवा दिया। मैं बता रहा हूँ प्रकार। फिर इसके बाद यहाँ है गुणसूत्रीय सिद्धांत, फिर इसके बाद है जीन, फिर इसके बाद क्या है, जीन। जीन के बाद जीन विनिमय, जीन विनिमय के बाद है सहलग्नता, लिंकेज। सहलग्नता के बाद है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के बाद है विकार, उत्परिवर्तन के जो डिसऑर्डर हैं वो, और लिंग निर्धारण। इतने टॉपिक बच रहे हैं। ये तो किससे, गुणसूत्रों से रिलेटिव हैं सारे। इसी के साथ एक और टॉपिक है इसके अंदर, वो है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड मैंने साइटोलॉजी में आपका नहीं करवाया, इसलिए उसको यहाँ बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से इसको यहाँ करवाएंगे। और न्यूक्लिक एसिड प्यारे बच्चों कौन कौन से, डीएनए, आरएनए, फिर इसी का है जेनेटिक कोड, और अनुलेखन और अनुवादन। ये टॉपिक आपके इस जेनेटिक्स के नेक्स्ट जो है आपकी मॉडर्न जेनेटिक्स, उस जेनेटिक के हैं ये। मतलब जिसमें गुणसूत्रों के बारे में, इसकी खोज, इतिहास, हिस्ट्री के बारे में, और फिर इसके बाद इसकी आकारी की संरचना के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में, और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, सिद्धांत के बारे में, ठीक है। और फिर जीन के बारे में, और फिर जीन की जो विनिमय है उसके द्वारा क्या होता है उसके बारे में, और फिर सहलग्नता, लिंकेज, फिर म्यूटेशन के प्रकार, म्यूटेशन के कारण, और म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार या डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से देखो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ना, यहाँ तक की चीज़ें, ये वाली ध्यान दो, यहाँ तक की ये वाली चीज़ें प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, मैंने साइटोलॉजी में करवा दी। याद नहीं हो तो न्यूक्लियस और गुणसूत्र एक ऐसा टॉपिक है जो अपना अपलोड हो रखा है साइटोलॉजी में, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ करवा दी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि तुम्हें याद रहे सिलेबस क्या है और इसमें क्या बच रहा है अब, और क्या क्या टॉपिक अपने आगे इसके चलने वाले हैं। ठीक है जी मित्रों, चलो तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन। अब टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। अब हेडिंग डालो, टॉपिक डालो, कौन सा डालना चाहिए, क्रोमोसोमवाद, गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसकी सबसे पहले अपन को अब चर्चा करनी है। गुणसूत्रीय सिद्धांत।
गुणसूत्र वाद। क्रोमोसोम वाद, गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमवाद, इसकी चर्चा अपन को करनी है। सबसे फेमस क्वेश्चन नीट की एग्जाम, सेंट्रल लेवल की एग्जामों के लिए तो फेमस क्वेश्चन है, किसने दिया, कब दिया, 1902 में, सट्टन और बावेरी। वाटसन सट्टन और थियोडोर बावेरी, इन दोनों के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। देखो, बेंडन बावेरी थे दो वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। तो इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं। सबसे पहला बिंदु तो ये कह रहा है ये सिद्धांत कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्र क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब फिक्स है, ऐसे नहीं आप चेंज कर दोगे। अगला, जाति के सभी जीवों में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, समान। जैसे मनुष्य में फिक्स कितने, 46, और प्रत्येक में 46, और प्रत्येक में यदि अलग अलग होता है, यदि चेंज होती है चीज़ें, तो उससे डिसऑर्डर आएगा तो अपन उसको आगे पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये आनुवंशिकता के वाहक हैं। आनुवंशिकता के वाहक का मतलब जनक से लक्षणों का क्या करते हैं, परिवहन। या फिर ऐसे कह दूं कि लक्षणों की क्या होती है इनके द्वारा, वंशागति। और वंशागति प्यारे मित्रों किस पर निर्भर करती है, सेल डिवीजन पर, कोशिका विभाजन पर। सेल डिवीजन पर, कोशिका विभाजन पर, ये चौथा पॉइंट आपका। और इस कोशिका विभाजन के दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो समसूत्री और दूसरा कौन सा, अर्धसूत्री। तो ये तो कायिक भाग में, और गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यहाँ तो समान और यहाँ युग्मक, और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। याद रखना, जब लक्षणों की वंशागति होती है कोशिका विभाजन के द्वारा, तो समसूत्री विभाजन के दौरान तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान, और इसके बाद जिसके अंदर अर्धसूत्री होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उतार लिए यहाँ तक, चलो जी। अब देखो, इनके ऊपर आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, गुणसूत्रों पर लक्षणों के वाहक। और वाहक कौन है, वाहक खंड कौन है, जीन। और जीन कैसी होती है, यहाँ बिंदुवत होती है, मतलब बिंदुवत संरचनाओं के रूप में क्या पाई जाती है, जीन। और एक लास्ट बात और देख लो इसकी, कि जब गुणसूत्रों में बदलाव आता है, गुणसूत्रों में बदलाव, तो लक्षणों में क्या आ जाता है, बदलाव। गुणसूत्रों में बदलाव से, जैसे ही गुणसूत्रों में किसी प्रकार का डिसऑर्डर आता है तो आपके विकार उत्पन्न होता है, और विकार उत्पन्न होते ही लक्षण आपके बदल जाते हैं। तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे इसके। पहला पॉइंट तो ये सट्टन बावेरी याद रख लेना, निश्चित होती है, जाति के जीवों में क्या होती है, समान, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वंशागति किस पर निर्भर करती है, कोशिका विभाजन पर। कैसे होती है, समसूत्री के समय तो समान और अर्धसूत्री के समय, युग्मक निर्माण के समय आदि।
लक्षणों को ले जाने वाला कारक कौन सा? जीन कारक। और जीन कैसा? बिंदुवत। अगली बात, लक्षणों में जब बदलाव आएगा, गुणसूत्रों में जब बदलाव आएगा तो आपके लक्षणों में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन। उतारो जी बच्चों इसको। ये पहला सिद्धांत आपका पहला मॉडर्न का हो गया। और वो कौन सा है? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। पहली चीज। एक हाँ जी, उतार लिया। चलो जी, अब अपन अब नेक्स्ट बातें करते हैं थोड़ी सी। अब आगे गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद नेक्स्ट अब इसके बाद अपनी चर्चा अगली होगी और वो होगी जीन की। जीन नाम किसका आएगा? जॉनसन का। खोज, ठीक है, जॉनसन। देखो जी, जीन की सिंपल परिभाषा करें तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन। आनुवंशिकता की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड जीन। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई या वाहक इकाई या लक्षणों को स्थानांतरित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन। देखो, मेंडल फेल क्यों हुआ था? इसी के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के वाहक के लिए जो काम दिया था ना, वो काम किसका बताया था? कारक का बताया था। लेकिन कारक के स्थान पर अब अपन यहाँ क्या कहने लग गए? जीन बोलने लग गए। मतलब जीन ही आनुवंशिकता की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और ये जीन प्रत्येक लक्षण को एक विशेष जीन द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित। इसी के कारण बिट्टल और टेटम ने एक जीन, एक एंजाइम परिकल्पना दी। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी लिंक के ऊपर सर एक वो शेयर करेंगे लिंक। उस लिंक के वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, उस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और उसे फैला दें। आने वाले वीडियो, कुछ वीडियो, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से उसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा उसमें सपोर्ट करें और उसे लगातार फैलाते रहें। धन्यवाद। इसको उतारो एक बार। हाँ जी, अब इसके प्रकार अपन को पढ़ने हैं। अब अपन को इसके देखो जी, जीन के प्रकार।
जीन के प्रकार। वैसे तो जीन की इकाई होती है, इकाई 3, सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन। सिस्ट्रॉन मुख्य इकाई, इंट्रॉन और एक्सॉन एमआरएनए की इकाई नॉन कोडिंग वाली, और सिस्ट्रॉन इसकी मुख्य इकाई। इस जीन के प्रकार देखो आप, तो मेन तो ये है अपने पास सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, रेप्लिकॉन और कॉम्प्लॉन। कितने प्रकार की हो गई जीन? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की जीन अपने पास होती है, और पांचों प्रकार की जीन अपना कार्य करती है, अपना काम करती है। बहुत इजी सिंपल सी एक ट्रिक से याद करो इनको। ट्रिक क्या है? सिस्ट्रॉन एस फॉर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक इकाई, मतलब किसी भी जीव के संरचनात्मक लक्षणों के ऊपर नियंत्रित करने वाली संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन। रेकॉन आर रिकॉम्बिनेशन, आर के हिसाब से याद करो इसको, रिकॉम्बिनेशन, और आर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन को पुनः संयोजन की इकाई, पुनः संयोजन की इकाई, पुनः संयोजन की इकाई। एम फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन की इकाई। बहुत इजी, उत्परिवर्तन की इकाई। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जो करती है वो उत्परिवर्तन की इकाई हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रेप्लिकॉन, रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिकृति की इकाई, प्रतिकृति की इकाई। कॉम्प्लॉन कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक डीएनए की इकाई। देखो प्यारे बच्चों कि डीएनए के जो खंड होते हैं, डीएनए के जो मैसेज खंड होते हैं, सारे युग्मकों के जो युग्म होते हैं, उनको ही अपन क्या कहते हैं? जीन, या आनुवंशिकता की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीन। या आनुवंशिकता के लक्षणों को वंशागत करने वाली क्या कहलाती है? जीन। या लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन। ऐसी वो जीन है, वो 5 प्रकार की बताई मैंने। उनमें से सबसे पहली देखो सिस्ट्रॉन से एस लिया, एस का मतलब स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, यानी किसी संरचना पर नियंत्रण करने वाली। रेकॉन रिकॉम्बिनेशन का मतलब पुनर्संयोजन की इकाई। म्यूटेशन एम का मतलब उत्परिवर्तन की इकाई। रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति की इकाई। कॉम्प्लॉन यानी पूरक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की इकाई। तो ये एक जीन वाला टॉपिक पूरा याद हो गया आपको, और इसके अंदर एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना याद रखना आप बहुत अच्छे से, वो आ सकती है आपकी, कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका अच्छा सा। चलो जी इसको हटाते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक और इम्पोर्टेंट, ऐसा ही छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सारे, अब बहुत इजी से छोटे छोटे सिंपल से। अगला है क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय। क्रॉसिंग, मॉर्गन व केटल, याद रखना, मॉर्गन व केटल वैज्ञानिक दो। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? बहुत इजी है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है अर्ध क्रोमेटिड का, क्रोमेटिड या जीन के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं अपन? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं।
इस जीन विनिमय की शुरू कब होता है? ये होता है अर्धसूत्री में। पहली चीज तो समसूत्री में तो होता ही नहीं है, कब होगा? अर्धसूत्री में होगा। अर्धसूत्री की कौन सी अवस्था में? प्रोफेज में होगा। और प्रोफेज कौन सी? फर्स्ट में होगा। और फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होगा? ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेज की पेकाइटिन अवस्था में। प्रोफेज की कौन सी अवस्था में? पेकाइटिन अवस्था में ये शुरू होता है। कौन? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। और बंद कब हो जाता है? बंद देखो, पेकाइटिन के बाद में कौन आता है? डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन में ये बंद हो जाएगा, डिप्लोटीन में बंद। ये आपका जीन विनिमय था। अब इस जीन विनिमय में जो क्वेश्चन आता है ना, वो मेन कौन सा ये आता है कि किसके बीच स्थानांतरण होता है? सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, अर्ध सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, अर्ध नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। तो ये विनिमय जो होता है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना, विनिमय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर अर्ध क्रोमेटिड के बीच, नॉन सिस्टर अर्ध क्रोमेटिड के बीच ये गुणसूत्रों का क्या होता है? विनिमय होता है, स्थानांतरण होता है। नॉन सिस्टर अर्ध क्रोमेटिड के बीच स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? जीन विनिमय। इसको प्रेरित करने वाले कारक बाह्य कारक हो सकते हैं, जैसे यूवी रेज हो गया आपका, एक्सरे हो गया, बीटा हो गया, गामा रेज हो गई, और अन्य भौतिक और रासायनिक कारक हो गए जो इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं या इसको प्रेरित करते हैं। अब इसका जो उपयोग है ना, उपयोग क्या है? बहुत अच्छा उपयोग है। एक तो नई जाति के विकास, जाति के निर्माण, और एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, उद्ध विकास के अंदर ये सहायक होती है। तो फैक्ट वाली नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक तो इसकी खोज करने वाले कौन है? मॉर्गन और केटल। पहली चीज़ तो ये स्थानांतरण क्रिया है जीन्स की। ये कब शुरू होता है? इंपॉर्टेंट, प्रोफेज फर्स्ट में शुरू होगा। और प्रोफेज की कौन सी अवस्था में? आ सकता है क्वेश्चन इस बार, कौन सी अवस्था में? पेकाइटिन अवस्था में। और बंद कब हो जाता है? ये डिप्लोटीन में। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको कि इसके अंदर विनिमय की घटना जो होती है ना, वो नॉन सिस्टर अर्ध क्रोमेटिड के बीच होती है। किसके बीच? गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं उनके नॉन सिस्टर अर्ध क्रोमेटिड। और इसको प्रेरित करने वाले बाह्य कारक कुछ मैंने बता दिए। और इसके द्वारा फायदा क्या होता है? लक्षणों में बदलाव आएगा। लक्षणों में बदलाव से लक्षणों की निरंतरता रहेगी, नई जाति की उत्पत्ति होगी, और नई जाति की उत्पत्ति होगी तो उससे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा, यानी उद्ध विकास संपन्न होगा। ये था आपका जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। अगला पॉइंट इसके अंदर तीसरा, मॉडर्न जेनेटिक्स का। उतारो एक बार इसको। उतार लिया? चलो जी, नेक्स्ट अब अपन एक और देखते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक, वही छोटे छोटे हैं सारे। अगला है लिंकेज। अगली सहलग्नता लिंकेज। सहलग्नता
लिंकेज या सहलग्नता, लिंकेज या सहलग्नता। देखो सहलग्नता शब्द सबसे पहले या इसकी खोज करने वाले या इसको प्रयोग करने वाले कौन थे? सट्टन थे। इसका अध्ययन मॉर्गन ने किया, किस पर? ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला पर। मॉर्गन ने इसका अध्ययन किस पे किया था? ड्रोसोफिला पर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी एग्जामों में आ चुका है ये अभी हाल ही में, चाहे लैब असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सब में, सेकंड ग्रेड तक की एग्जामों में आया है। इसका प्रयोग बैडसन और पुनेट ने, बैडसन और पुनेट का कौन सा नियम है? पुनेट का चेकरबोर्ड नियम, चेकरबोर्ड नियम। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? मीठी मटर पर, मीठी मटर पर। बोले तो लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरैप्स, ओडोरैप्स। मेंडल का प्रयोग किस पर था? उद्यान मटर पर, पाइसम सेटाइवम पर। और इनका प्रयोग किस पे है? लेथाइरस ओडोरैप्स पर इसका प्रयोग है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें अपनी हो जानी चाहिए। अब देखो इनके प्रयोगों की चर्चा करेंगे अपन। मॉर्गन का अध्ययन था ड्रोसोफिला पर, बेडसन का अध्ययन था मीठी मटर पर। मीठी मटर पर कौन कौन से पर? एक तो पुष्पों का रंग और परागकण, पुष्पों का रंग और परागकण। अब दो जोड़ी युग्म विकल्पी लक्षणों के साथ करवाया गया क्रॉस था ये। तो नीले पुष्प और लंबे थे इनके परागकण, और लाल पुष्प और गोल परागकण। इनके बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो मेंडल के नियमानुसार ये क्या आना चाहिए? 9:3:3:1 आना चाहिए, जो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सहलग्नता के कारण नहीं हुआ। सहलग्नता की चर्चा भी करेंगे, क्या होती है फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि ये आई कहाँ से। ऐसा ही मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया, ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया। उसका पीला शरीर और श्वेत आँख वाली मक्खियों का क्रॉस करवाया भूरा शरीर और लाल आँख वाली के साथ, भूरा शरीर और कौन सी? लाल आँख वाली मक्खियों के साथ करवाया। तो उसका भी जीनोटाइप ये प्राप्त न होकर 9:3:3:1 प्राप्त न होकर अलग हुआ, 12:3:1 प्राप्त हुआ, जो कि इससे क्या था? अलग। तो प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मेंडल के थर्ड नियम का क्या हो गया? अपवाद। अपवाद मतलब तीसरा नियम कौन सा था? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कहता है कि कारक युग्म का प्रत्येक कारक क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र का मतलब कि कारक युग्म के साथ उसके दूसरा यदि साथ जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव या अपने लक्षण प्रकट करता है। यानी एक दूसरे की वंशागति पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि सहलग्नता क्या कहती है कि साहब ये गलत है, साथ का प्रभाव जरूर पड़ता है। यदि साथ रहोगे तो चीज़ें जरूर सीखोगे, संगत का असर जरूर पड़ता है। ठीक है, यानी साथ वाला यदि बीड़ी सिगरेट पीता है, गुटखे खाता है या पढ़ाई कम करता है तो आप भी प्यारे बच्चों पढ़ाई कम करोगे। संगत का असर, दैट्स लिंकेज, सहलग्नता। तो इसलिए ये इसका अपवाद क्यों हो गया? वो कह रहा है कि आप अपना काम कर रहे हो, स्वतंत्र हो साहब, लेकिन यहाँ नहीं, काले के साथ बैठोगे तो काला लगेगा ही कभी कभी, ये वाला है। तो ये होती है कौन सी? सहलग्नता। चलो जी अब आगे चर्चा करें। दोनों प्रयोग हो गए, दोनों वैज्ञानिक हो गए। यहाँ तक उतारो एक बार, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
उतार लिया बच्चों यहाँ तक? चलो जी हटाते थे इसको। हटा दें, ठीक है। लो जी, अब सहलग्नता की चर्चा करें, इसके रिलेशन की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखो सहलग्नता क्या होती है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सी कहलाती है? कौन सी कहलाती है? सहलग्न जीन। कौन सी कहलाएगी? सहलग्न जीन। ध्यान रखो, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन जो साथ साथ स्थित है, जो एक ही प्रकार के लक्षणों को नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है? सहलग्न जीन। और उनका साथ आगे जाना, साथ स्थानांतरित होना घटना का नाम क्या हो गया? सहलग्नता। मतलब जैसे मान लो ये आपका गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इसके ऊपर 2 जीन है, दोनों जीन कौन सी है? सहलग्न जीन। और यही जीन आगे गई उसको कह दिया अपन ने सहलग्नता या लिंकेज। तो जोड़ी के रूप में है ये, तो जोड़ी के रूप में तो होना, जोड़ी बनाकर रहना, जोड़ी के रूप में तो रहना सहलग्नता, और जोड़ी के रूप में ही आगे जाना, नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होती है? सहलग्नता। साथ जो स्थित है सहलग्न और आगे जा रही है, जन्म मरण परण का साथ है, वो सहलग्नता। ठीक है। अब देखो जी प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा ये समझो कि इस सहलग्नता के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे ये लक्षणों की जब वंशागति होती है, लक्षणों की वंशागति होती है, तब ये जीन यदि दूर दूर हो जाती है तो उससे नए संयोजन बनते हैं, और नए संयोजन बनने को कहते हैं अपन पुनर्संयोजन, पुनर्योगस या पुनर्संयोजन। इंग्लिश में एक वर्ड काम में लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन। कौन सा वर्ड काम में लिया? रिकॉम्बिनेशन। प्यारे बच्चों, नए जोड़े कब बनेंगे? जब पुराने टूटेंगे। तो यही है, साथ साथ थी पहले, तो साथ साथ गई, साथ साथ जोड़ी के रूप में हुई, उसको सहलग्नता। और जब ये दूर दूर होगी तो नए पेयर बनेंगे, नए जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और नए जोड़ों के बनने को कहते हैं अपन पुनर्संयोजन। अब ये दोनों चीज़ किसके ऊपर निर्भर कर रही है? मतलब सीधी सी बात है, एक चीज़ में लिखूं कि यहाँ जीन के बीच दूरी बढ़ी, आर ये दूरी को दर्शाता है। आर किसको दर्शाता है? दूरी को। गुणसूत्रों के बीच दूरी बढ़ी तो रिकॉम्बिनेशन आया, मतलब L इज प्रोपोर्शनल कैपिटल R। इन दोनों रिलेशन को समझ जाओ, आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस हिसाब से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। देखो दोनों फॉर्मूले या दोनों रिलेशन क्या कहता है? एक साथ जब जीन है, मतलब उनके बीच दूरी नहीं है, तब वो सहलग्न है, और सहलग्न जब है तो तब वो सहलग्नता दर्शाती है। लेकिन जब वो दोनों दूर दूर हो गई, अलग अलग हो गई, तब उसके अंदर क्या हुआ? सहलग्नता घट गई। ये वाली बात है, यानी दूरी बढ़ने पर सहलग्नता क्या हो जाती है? घट जाती है। दूरी बढ़ने पर सहलग्नता क्या हो जाती है? घट जाती है। याद रखो, जीन्स के बीच दूरी बढ़ने पर सहलग्नता में क्या आती है? कमी। एक चीज़ तो याद रखो। अब सुनो, जब सहलग्नता घटती है दूरी बढ़ने पर, तो वो जीन तो जुड़ने से रही, कोई नए पेयर जुड़ेंगे, नए पेयर बनेंगे, नए जोड़े बनेंगे। नए जोड़े बनने को क्या बोलते हैं अपन? पुनर्संयोजन या पुनर्योगस या रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि सहलग्नता घटी तभी इसका मौका पड़ा, और मौका पड़ने का मतलब क्या हुआ? नए संयोजन बने। तो इस दूरी को पहचान कर
जीन मैप यानी जीन्स की दूरी के बीच रिलेशन को पहचान कर रिकॉम्बिनेशन मैप बोल दो, इसी को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन मैप। यानी जीन्स के बीच जो नक्शा तैयार करने वाले वैज्ञानिक थे वो इस मॉर्गन के थे, और इन मॉर्गन के इस शिष्य का नाम था, मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। मॉर्गन के शिष्य कौन है? अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन मैप या गुणसूत्र मैप या गुणसूत्रों का नक्शा या जीन मैप तैयार सबसे पहले किसने किया था? मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने सबसे पहले ये बात बताई थी। तो दोबारा देख लो, लिंकेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्ड तो सट्टन लेके आए, फिर प्रयोग इसका किसने किया? डब्ल्यू बेडसन और पुनेट ने चेकरबोर्ड से मीठी मटर पर। मॉर्गन ने अपना प्रयोग किस पे किया? ड्रोसोफिला पर। सहलग्नता क्या होती है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन किसके रूप में? जोड़ी के रूप में। तो जोड़ी वाली जीन को तो सहलग्न जीन, और वो साथ ही जाती है उसको सहलग्नता। और जब साथ नहीं जाती है तो क्या करते हैं? नए पेयर या नए जोड़े बनते हैं, और नए जोड़े बनने को क्या बोलते हैं अपन? रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन। अब दूरी का, सहलग्नता का और रिकॉम्बिनेशन का आपस में रिलेशन क्या है कि एक साथ जब तक है तब तक तो क्या होती है? ये जोड़ी होती है। जब दूर होती है तो सहलग्नता में क्या आ जाती है? कमी, और सहलग्नता में कमी आ जाती है तो पुनर्संयोजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब सहलग्नता घटने पर पुनर्संयोजन बढ़ जाएगा। जबकि मेंडल ने यहाँ एक वर्ड बोला था कि ये अलग अलग रहती है, वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये उस चीज़ को नकारता है, गलत करता है, इसलिए अपवाद है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि सहलग्नता का अपवाद, तीसरा नियम कौन सा? स्वतंत्र अपयून का नियम, या स्वतंत्र अपयून के नियम का अपवाद कौन सी? सहलग्नता। और इसी दूरी की पहचान को, यानी जीन्स की दूरी को पहचान कर इनके बीच रिलेशन स्थापित करके और जीन्स के प्रत्येक कार्य का और इनकी दूरी का जो रिलेशन स्थापित करके उनके बारे में बताने वाला या गुणसूत्रों का मैप देने वाला कौन था? आपकी तरह आप भी बहुत बड़े विद्वान शिष्य हैं, उसी की तरह ये कौन था? अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट, जिन्होंने आज अपने सामने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक बड़ा तोहफा है वो रख दिया, ताकि गुणसूत्रों की जीन को पहचान लो, उसके कार्य का पता कर लो। तो ये था प्यारे बच्चों आपकी मॉडर्न जेनेटिक्स का टॉपिक, जिसमें 4 टॉपिक आज अपन ने लिए। गुणसूत्रीय सिद्धांत, मॉर्फोलॉजी वगैरह गुणसूत्रों की वो साइटोलॉजी में करवा दी। जीन करवाई अपन ने, जीन विनिमय करवाया, सहलग्नता पुनर्संयोजन करवाया। ठीक है, उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल करवाए। अब इसके बाद म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, उसके विकार, लिंग निर्धारण, उसके उदाहरण और प्रकार, और फिर अपन यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे किसमें? न्यूक्लिक एसिड में, और न्यूक्लिक एसिड से फिर अनुलेखन और अनुवादन करते हुए आपके इस जेनेटिक्स को पूरा कर देंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। आप लगातार पढ़ते रहें और रेगुलर मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।